हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप लोग अच्छे रहिए, क्योंकि आप लोगों का जो 25 का बोर्ड एग्जाम है उसका डेट शीट भी निकल चुका है और आपका एग्जामिनेशन भी सवा महीने में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस सीरीज का जो आपको क्वेश्चन सब चल रहे थे वही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो आपको पार्ट 5 क्लास होने वाला है, यानी पार्ट 4 तक हो गया है। यानी आपको 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन आपको मिले हैं। ठीक है, तो आज हमारा 36वां क्वेश्चन है, वो आपको क्लास 5 में मिलने वाला है और हम चाहेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि आपका यही 50 क्वेश्चन पूरा दे, यानी क्लास जो 5 है वही आपको 50 क्वेश्चन पूरा दे। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको आपको छोड़कर फिर आपको हिस्ट्री में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 5 में आप सभी का वेलकम है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए आपको क्वेश्चन सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें आपको वही क्वेश्चन आए हैं जो आपको एक मतलब ईयर बैक करके पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर, यानी 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है। इससे पहले आप सभी का जो अगर क्लास हुआ है 1, 2, 3, 4 उस सभी को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप जाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पॉलिटिकल का 2025 सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा और वहाँ पे जाइएगा तो आपको 4 क्लास मिलेंगे। उन सभी 4 क्लास को आप देखकर फिर आप 5वां क्लास देख सकते हैं, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। उससे आपको बहुत सारी मदद मिलने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा देर का भी नहीं है, आधा घंटा का पर क्वेश्चन मतलब आपको पर वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए और आगे बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि जो आप मित्र हैं या आपको सखा है वो लोग क्या कर सकें, यहाँ से आपको जुड़कर और कुछ अर्जन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना जो आज का क्लास है, यानी 35 का जो 36 क्वेश्चन आएगा उस पर हम चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यानी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 24 अप्रैल, उसके बाद है आपको 14 नवंबर। यही आपका 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 24 अप्रैल, 14 नवंबर। तो आप सभी को पता होगा जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यह जो पंचायती राज है, ठीक है, यहाँ पे दिवस को अभी हम बताते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल हो गया हमारा आंसर। अब हम पंचायती राज के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जो पंचायती राज का स्थापना होता है उसका स्थापना कब होता है, तो उसका जो स्थापना होता है वो होता है आपको अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंडित नेहरू क्या करते हैं, तो पंचायती राज का स्थापना करते हैं। पंचायती राज का स्थापना करते हैं अक्टूबर 1959 में। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह इसका स्थापना किया जाता है। नागौर में सबसे पहले इसको चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन जो होता है, 73वां संविधान संशोधन, उसी में क्या होता है, तो इसका बात रखा जाता है, उसी में यह संशोधन किया जाता है पंचायती राज का। 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपको 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को। उसमें 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन होता है, बट आपको 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, तो पंचायती राज का इसमें आपको शामिल किया जाता है। तो इसलिए 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि इस पंचायती राज का स्थापना कब होता है, तो अक्टूबर 1959 में पंडित नेहरू द्वारा किया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन में इसका बात रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन होता कब है, तो 1992 में होता है, बट 1993 में आपको क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, यानी 24 अप्रैल का डेट रहता है। इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि गणतंत्र हुआ था हमारा भारत, इसलिए गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जाता है। फिर है 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। फिर है 14 नवंबर, तो इस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का तक हमारा मतलब 4 क्लास हुआ है, उसमें 14 नवंबर का डेट कहीं नहीं आया है, इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पंडित नेहरू का क्या होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या होता है, तो जन्म होता है बाल दिवस के दिन, यानी 14 नवंबर को, इसलिए उस दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन 24 अप्रैल, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस
इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1985 नहीं हुआ था, 2003 है इसमें भी आपको नहीं हुआ था, फिर ऑप्शन आपको 2001 है इसमें भी आपको नहीं हुआ था, और 1993 है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि 1993 में आपको 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले आप जो क्वेश्चन था पंचायती राज में उसमें आप देखे थे कि उसमें हम क्या बात किए थे, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो उसमें हम आपको क्या बोले थे कि 1992 है, बट इसको 1993 में ही पारित किया जाता है, यानी 1993 ही इसका हम आंसर मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो आप क्या है आपका 1993 आंसर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1985 अगर हम बोलेंगे तो इसमें 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, यानी 52वां संविधान संशोधन हम बात करेंगे, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ, ठीक है। इसमें आपको याद रखिएगा कि जो 1985 है उसमें क्या हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। फिर आपको 2003 हो जाएगा तो इसमें आपको 92वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 2003 में क्या हुआ था, तो 92वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। और यहाँ पे एक और आया है 2001, तो इसमें जो है 85वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। क्या हुआ था, तो 85वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। याद रखिएगा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू कब होता है, तो आपका आंसर आ गया क्या 1993, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा 1993 में 73वां और 74वां, यानी दो संविधान संशोधन होते हैं 73 और 74, दोनों कब लागू किया जाता है, तो आपको 1993 ईस्वी को लागू किया जाता है। तो यहाँ से बात क्या कि 1985 भी दिया हुआ है भाई, 2003 भी दिया हुआ है, 2001 भी दिया हुआ है, तो इसमें संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ था। देखिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें आपको दल बदल कानून है, ठीक है। इसी में क्या है, तो दल बदल इसी से आपको रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो आपको 52वां संविधान संशोधन यानी 1985 से रिलेटेड है क्या, दल बदल कानून। उसके बाद है 2003 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आप लोगों को क्लियर है। फिर है 2001, तो इसमें क्या हुआ था 85वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 1993 में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अब आप बोलिएगा कि डेट एक है, नहीं, डेट अलग अलग है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, बट 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट 73वां संविधान संशोधन का चर्चा करते हैं। तो इसका जो डेट है आपको 24 अप्रैल 1993 है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 है, जिसमें पंचायती राज का बात किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। अब हमारा एक डेट है, बोला आपको संविधान संशोधन है 74वां, तो 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो भाई 74वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था उसका डेट है 1 जून 1993, ठीक है। 1 जून 1993 को क्या हुआ था, तो आपको 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया, तो आपका आंसर होगा 1993, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अगर आपसे 74वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 1 जून 1993 को लागू किया गया था। ये बात रहा 73वां और 74वां संविधान संशोधन का। फिर है 1985, तो 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसमें आपको दल बदल कानून रिलेट करता है, ठीक है। 2003 अगर बात करेंगे तो 92वां संविधान संशोधन यानी 92 संविधान संशोधन जो है वो आपको लागू किया गया था। फिर है 2001 का अगर बात करेंगे तो 85वां संविधान संशोधन इसमें लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको इसमें जितना भी आपको हम बताएं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको 73वां 74वां ही पूछेगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है इसलिए क्योंकि इसमें आपको फंसाने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर पंचायती राज के बारे में आप जानते हैं अच्छे से तो आप इसमें नहीं फंसिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है उस पर हम नजर डालेंगे, ठीक है। तो अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया है
वह किस अनुच्छेद में आपको वर्णन है। ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए 368 है, 360 है, 356 है और अनुच्छेद 352 है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा छांटने का काम करते हैं, क्योंकि यह पढ़ाया गया आपको कुछ सब ऑप्शन सब है। तो चलिए देखिए, अनुच्छेद 352 आप लोग जानते होंगे, आपात उपबंध। ठीक है, यानी आपात उपबंध के अंतर्गत यह अनुच्छेद आता है। इसमें क्या है, तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल का इसमें चर्चा किया गया है। फिर 356 आता है आपको सी नंबर ऑप्शन। तो इसमें आपको याद होगा कि राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद का मतलब आपको आता है चर्चा, यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 360 आप लोग याद आता होगा कि वित्तीय आपातकाल का भाई साहब का भी चर्चा इसी में था। ठीक है, अनुच्छेद 360 में। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 368 बचा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 368 ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जहां पे संशोधन की प्रक्रिया आएगा भारतीय संविधान में, वहां पे हम आंसर मारेंगे अनुच्छेद 368। और यहाँ पे अगर भाग पूछा जाएगा तो यह भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगर हम पूछेंगे कि इसकी प्रक्रिया लिया कहां से गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसका प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, यानी यह प्रेरित कहां से है, तो दक्षिण अफ्रीका से यह प्रेरित है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 368 अनुच्छेद में है। अगर पूछा जाएगा कि किस भाग में वर्णित है, यानी संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वह किस भाग में वर्णित है, तो भाग 20 में वर्णित है। और यह किस देश से प्रेरित है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह संशोधन प्रेरित है। अब यहाँ पे 360 जो है वह 360 आपको क्या है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है इसमें। फिर है अनुच्छेद 356, इसमें इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा शासन मतलब आपको लगा दिया जाता है किसी भी राज्य में। किसी भी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी उसका सरकार गिर जाए, तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राज्य का पूरा कार्यभार आपको राज्यपाल संचालन करेंगे। फिर अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अब तक 3 बार लगाया गया, 1962, 1971, 1975। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया था, 1971 में आपको पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया था इसलिए लगा था, 1975 में आंतरिक अशांति यानी इंदिरा गांधी घोषणा करवा दी थी फखरुद्दीन अली अहमद जी से, यानी उस समय आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति, उनसे यह करवा दी थी कि भारत में क्या है, आंतरिक अशांति है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आपको बहुत खतरनाक है, इसका बहुत सारा आपको मतलब प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन है तो वो थोड़ा सा मिनिमम में है, वित्तीय आपातकाल है तो थोड़ा सा मीडियम में है, और राष्ट्रीय आपातकाल आपको बहुत ही ज्यादा सेंसियर है। ठीक है, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन है, ये हो गया। 360 में आपको वित्तीय आपातकाल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 भाग 20। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। इसे आप अच्छे से क्लियर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो चलिए हम अब देखते हैं अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पंचशील समझौता पूछ रहा है, तो पंचशील समझौता ऑप्शन है भारत और चीन। ठीक है भाई, भारत और पाकिस्तान है दूसरा ऑप्शन है, भारत और रूस आपको तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपको भारत और अमेरिका है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है पंचशील समझौता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। और पंचशील समझौता हुआ कब था, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को क्या हुआ था, तो हुआ था 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। और इस समय भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो आपको पंडित नेहरू थे। भारतीय प्रधानमंत्री अगर चर्चा करेंगे तो वो हो जाएंगे आपको पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री थे। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें आपको शांति, उसके बाद आपको सुरक्षा, ये सब पर ज्यादा बल दिया गया था। यानी कहा गया था कि हर एक देश दूसरे देश से क्या करेगा, शांति बना के रखेगा, एक मतलब आपको मदद करेगा, ये सब आपको उसमें वादा किया गया था। तो इसके जवाब में चीन भाई साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं, 1962 में पलटवार कर भारत पर पंचशील समझौता का उल्लंघन करके क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण कर देते हैं 1962 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, इस भारत और चीन का जब पंचशील समझौता हुआ था ना, तो पंडित नेहरू आए थे भारत, तो बोले थे भाई भारत और चीन क्या है, हिंद चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई, क्योंकि हिंदुस्तान हिंद और आपको इधर चीन, तो चीनी, हिंद चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई का खूब जोर से नारा दिए थे, मेरा खूब स्वागत हुआ, आओ भगत हुआ। तो उसी का पलटवार कर
पंसील समझौता का उल्लंघन करके क्या करता है, चीन भारत पर आक्रमण कर देता है 1962 ईस्वी में। पर 29 अप्रैल 1954 को जो पंसील समझौता होता है उसमें क्या कहा जाता है कि शांति बना के रखिएगा, बिना मतलब का देश द्वेष नहीं कीजिएगा, बिना मतलब का क्या नहीं कीजिएगा, युद्ध नहीं कीजिएगा। फिर भी चीन क्या करता है, भारत पर पलटवार करता है, इसलिए ज्यादा मैत्री स्वभाव भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पंसील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो आपको भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान ऑप्शन है, तो इसमें आप जानते होंगे कि ताशकंद समझौता होता है और आपको क्या होता है, शिमला समझौता होता है। ताशकंद समझौता 1966 में होता है, शिमला समझौता क्या होता है 3 जुलाई 1972 को होता है। ताशकंद समझौता में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, उसके बाद शिमला समझौता में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और आपको पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो आपको कौन होते हैं, तो आपको वहां पे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो हो जाते हैं वो उनका नाम होता है, तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, आपको जुल्फिकार अली भुट्टो हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया। फिर है यहाँ पे भारत और रूस, इसमें हमको उतना जानकारी नहीं है, तो हम भारत और अमेरिका के बारे में आपको एक हम बात बता देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 18 जुलाई 2006 को क्या हुआ था, तो परमाणु समझौता हुआ था। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ था 18 जुलाई 2006 को, 18 जुलाई 2006 को एक परमाणु समझौता होता है, परमाणु समझौता होता है, ये याद रखिएगा। परमाणु क्या होता है, तो समझौता होता है 18 जुलाई 2006 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, एक इधर होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वहीं पे आपको जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उधर होते हैं जॉर्ज बुश, जॉर्ज क्या होते हैं, बुश, तो इन पर भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन में भारत और चीन आया था, तो 29 अप्रैल 1954 ये होता है पंसील समझौता। भारत और पाकिस्तान दो समझौता होता है, ताशकंद और आपको यहाँ पे ये होता है शिमला समझौता। ये आप लोग जान गए। फिर है भारत और रूस के बारे में आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो हम चर्चा नहीं करते हैं। भारत और अमेरिका में जो हो गया 18 जुलाई 2006 को परमाणु समझौता होता है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश क्या होते हैं, आपको मतलब जॉर्ज बुश होते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री। इन्हीं दोनों के बीच परमाणु समझौता होता है 2006 में। चलिए इस बात को क्लियर करके अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन है वीपी सिंह, प्रदीप नेहरू, उसके बाद है आपको चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। अब पंडित नेहरू त्यागपत्र नहीं दिए थे, ठीक है, पर पंडित नेहरू पर अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था, यानी अविश्वास प्रस्ताव आपको पारित हुआ था पर इनको त्याग पत्र नहीं देना पड़ा था। क्या नहीं देना पड़ा था, तो त्याग पत्र ये नहीं दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव इन पर भी पारित हुआ था पर यह त्याग पत्र नहीं दिए थे, परंतु वीपी सिंह यानी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कहीं पूछ दे विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो बोर्ड का मॉडल आधारित है, यानी बोर्ड मॉडल आधारित जो क्वेश्चन बैंक आया है उस खासा आपको मतलब क्वेश्चन में दम है, तो क्वेश्चन में दम है तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वीपी सिंह। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे 2 है प्रश्न। इसमें कितना प्रश्न है, आपको 2 प्रश्न है, 41 भी रखे हैं और 42 भी रखे हैं, क्योंकि यह दोनों मिलता जुलता प्रश्न है। इसका ऑप्शन आप लोग जानकर एक ही मार देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 प्रश्न को रखे हैं। ठीक है, पहला है भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, कृपलानी और आपको एक जेबी कृपलानी, एक राज नारायण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप सभी को पता होगा जयप्रकाश नारायण होगा, यानी जो इसका राइट ऑप्शन ए जो नंबर है वो आपको बिल्कुल सही है। तो संपूर्ण क्रांति का घोषणा होता कब है, तो संपूर्ण क्रांति का घोषणा जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को करते हैं। कब, तो 5 जून 1974 ईस्वी को क्या करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी होते हैं वो आपको संपूर्ण क्रांति का घोषणा करते हैं पटना के गांधी मैदान से। पटना के गांधी मैदान से क्या करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी आपको संपूर्ण क्रांति का घोषणा करते हैं पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा
किसने की? तो जयप्रकाश नारायण। और कब की? तो 5 जून 1974। स्थान पूछेगा तो आपका आंसर होगा पटना के गांधी मैदान से। ठीक है, इन्होंने छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। और यह आपको एक ऐसे इंसान थे, ये एक ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ने का पावर रखते थे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 41 का ए। ठीक है, अब देखते हैं 42। अब यहाँ पे भी सेम आ रहा है, इसका आप लोग आंसर होगा जरूर दूसरा, पर अधिक से ज्यादा लोग इसका आंसर मारते हैं जयप्रकाश नारायण। तो देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है भाई, 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, नन ऑफ दिस। ये तो भाई होगा नहीं। ठीक है, इसी तीनों में से कोई होगा। तो आप लोग देखिए 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ठीक है, यहाँ पे क्या आया 1974। और जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे वो भी आपको 1974 में ही दिए थे। इसलिए अधिकतर बच्चा क्या करते हैं, इसका आंसर मारते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बट इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा आपको जॉर्ज फर्नांडिस। इनका पूरा नाम है जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जॉर्ज मैथ्यू है और फर्नांडिस है। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस क्या है इनका पूरा नाम है, तो ये आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस का इनका पूरा नाम है और यही है 1974 में रेल हड़ताल के नेता। यहाँ पे आप लोग जयप्रकाश नारायण नहीं लगाइएगा, ये संपूर्ण क्रांति है 1974 इनका अलग है और ये रेल हड़ताल है इसका अलग है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी ऑप्शन जानते हैं, ये 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो आपका आंसर होगा जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग इस ऑप्शन को और आंसर को अच्छे से देख लीजिए और साथ ही साथ नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट सारा का सारा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो बिना पूछा हुआ क्वेश्चन है या पूछेगा नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं है। ये सब पूछा गया प्रश्न सभी है, तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आपको हम बताए हुए हैं कि 1975 में जो राष्ट्रपति थे वो आपातकाल की घोषणा कौन किए थे? तो आपको फखरुद्दीन अली अहमद। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1962, 1971, 1975 यह आपातकाल का क्रम है, तो जिसमें आपको फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में आपातकाल की घोषणा किए थे और 1975 में ही आंतरिक अशांति के नाम पर आपको क्या लगा था? तो आपातकाल लगा था। तो 43 का ऑप्शन नंबर जो सी है फखरुद्दीन अली अहमद वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए 44 में देखते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा समय भारतीय प्रधानमंत्री थी, यानी भारतीय प्रधान कौन थी, मतलब प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो देखिए 1975 का काल है, यानी 1975 में कांग्रेस का काल था और उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थी उनका नाम है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इंदिरा गांधी 1971 में और 1975, यानी 1971 में भी थी और 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी प्रधानमंत्री थी। यानी 1971 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। परंतु 1971 में पाकिस्तान हमला किया था, इस कारण लगवाई थी, और 1975 में इनको सत्ता खोने का डर था, यानी आंतरिक अशांति के नाम पर इसलिए लगवा दी थी कि सत्ता इनका बच जाएगा। और बहुत सारे नेता को क्या की थी, तो आपको जेल में मतलब डलवा दी थी बिना कोई कार्रवाई किए हुए। उसके बाद 1962 में लगा था, तो 1962 में आपको कौन थे? तो पंडित नेहरू थे उस समय आपको राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या प्रधानमंत्री। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क यानी दक्षेस। ठीक है, यानी आपको सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं दक्षेस भी, तो आप लोग सार्क भी कहते हैं और दक्षेस भी इसी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका सदस्य देश कौन नहीं है? तो सबसे पहले जानते हैं कि सार्क में सदस्य देश का संख्या कितना है। तो सार्क में जो सदस्य देश है वो कुल मिलाकर 8 है। ठीक है, 8 सार्क सदस्य देश है, जिसमें आपको भारत भी आता है, भूटान भी आता है और नेपाल में तो इसका मुख्यालय ही है काठमांडू में। यानी जो इसमें नहीं आता है वो आपको म्यांमार नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसका एक ट्रिक भी है याद रखने का 8 सदस्य देश का। इसका जो ट्रिक है वो है श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। ठीक है, अफगानिस्तान को दिया, और अफगानिस्तान आपको 2006-7 में शामिल होता है, तो इसका 7-8 में शामिल होता है। तो इसलिए आपको देखिए श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल,
बांग्लादेश आ गया आपको, फिर है आपको मालदीव आ गया, अफगानिस्तान आ गया। इसमें म्यांमार का कहीं चर्चा है नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो जिस देश में स्थापना होता है उसी देश में क्या होता है, प्रथम सम्मेलन होता है। तो सार्क का जो स्थापना हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या होता है, तो सार्क का आपको स्थापना होता है, उसी में क्या होता है, तो आपका वहीं पे प्रथम सम्मेलन भी हो जाता है। तो बांग्लादेश जो 46 का बी है बिल्कुल करेक्ट है। यह भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है, हर साल गैप कर करके यह प्रश्न आपको डाला जाता है। सार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो आपको पहले ही बताए थे कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं, 8, जिसमें आपको श्रीलंका आता है, भारत आता है, फिर आपको भूटान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, यही सब आपको क्या होता है, तो आपको मतलब सार्क यानी दक्षिण का देश है, ठीक है। तो आप इसे क्लियर कर लीजिए और अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है, तो सार्क यानी दक्षिण का जो स्थापना कब हुआ। अब आ गया कि सार्क का स्थापना कब हुआ, तो सार्क का स्थापना 1980 या 1985, 1986, 1988। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होता है, ठीक है। कब होता है, तो सार्क का जो स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 को होता है, और यह आपको स्थापना ढाका के बांग्लादेश में होता है, ढाका के बांग्लादेश में होता है। अगर अभी इसका मुख्यालय कहेंगे वर्तमान में किधर है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है आपको नेपाल काठमांडू, यानी काठमांडू आपको नेपाल का क्या है, तो आपको राजधानी है, वहीं पे अभी सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। इसमें सदस्य अगर कहेंगे तो कुल मिलाकर 8 सदस्य देश है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन था 1980, तो आप लोग जानते होंगे कि 6 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था, तो बीजेपी का स्थापना हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछता था कि सार्क यानी दक्षिण का जो स्थापना कब हुआ, तो 1980 ऑप्शन था, 1985, 1986, 1988। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका स्थापना होता है ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसका आपको मुद्रा है टका, याद रखिएगा। मुख्यालय अभी काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद इसमें सदस्य देश वर्तमान में आपको 8 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सार्क यानी दक्षिण का अंतिम सदस्य देश कौन है, ठीक है। अंतिम सदस्य देश यहाँ पे पूछ रहे हैं, ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो आपको बताए थे कि आपका जो अंतिम सदस्य देश है कौन है, अफगानिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सार्क का अंतिम सदस्य देश कौन है, तो अफगानिस्तान। और यह अफगानिस्तान आपको 2007 में सार्क में शामिल होता है, यानी जो सार्क का मतलब गुट होता है उसमें कब शामिल होता है, तो 2007 ईस्वी में यह शामिल होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए थोड़ा सार्क के बारे में हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको सार्क के बारे में आए थे, तो आप सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। अब हम उसी क्वेश्चन को सभी को एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग, और इसी को कहा जाता है दक्षिण, ये भी बात याद रखिएगा। इसी को क्या कहता है, दक्षिण, यानी सार्क का ये दक्षिण का ये एक ही बात है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब इसका स्थापना कब होता है, तो इसका जो स्थापना होता है वो होता है 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। 1985 ईस्वी में 8 दिसंबर के दिन को इसका स्थापना होता है। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि इसका स्थापना जब होता है तो स्थापना स्थल कहाँ होता है, यानी किस स्थल पे इसका स्थापना होता है, स्थापना स्थल का बात करेंगे तो जो स्थापना होता है वो आपको ढाका बांग्लादेश में होता है, ठीक है। यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है आपको ढाका, वहीं पे क्या होता है, तो इसका स्थापना होता है। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, तो मुख्यालय जो है वो है काठमांडू नेपाल, काठमांडू
नेपाल, वहीं पे इसका क्या है, मुख्यालय है। यानी नेपाल की जो राजधानी है आपको काठमांडू, वहीं पे सार्क का मुख्यालय है। तो काठमांडू नेपाल में कब लाया गया था, तो 1987 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, तो आपको बांग्लादेश से उठाकर काठमांडू इसका मुख्यालय लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका सदस्य देश कितना है। तो सदस्य देश आपको कुल मिलाकर 8 है। कितने सदस्य देश है इसमें, तो कुल मिलाकर सदस्य देश 8 है। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। उसके बाद स्थापना स्थल कहेंगे तो ढाका बांग्लादेश हो जाएगा। फिर मुख्यालय कहेंगे तो काठमांडू नेपाल, 1987 में काठमांडू इसको लाया जाता है मुख्यालय को। सदस्य देश कहेंगे तो 8 हो जाएंगे। आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। अब जो है हम इसके 8 सदस्य देश का नाम जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, आपको ट्रिक बता दिए थे कि श्री बाबू ने बाप का माल क्या दे दिया, अफगानिस्तान को दे दिया। तो उसी ट्रिक के हिसाब से आप याद रखिएगा, वहाँ पे ट्रिक बताते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट देश बताते हैं। ठीक है, श्री बाबू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, तो उसी के हिसाब से हम भी चलते हैं। श्रीलंका हो गया, उसके बाद आपको हो जाएगा भारत हो जाएगा, उसके बाद तीसरा नंबर पे आपको भूटान हो जाएगा, फिर आपको चौथा में आपको नेपाल हो जाएगा, फिर आपको बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखिएगा बांग्लादेश, फिर आपको छठा में पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया। अब हम अगला देखते हैं, ये आपको आ जाएगा मालदीव, मालदीव। ठीक है, और 8वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। यही है क्या आपको, अफगानिस्तान। यही है आपको 8 सदस्य देश, क्या चीज के, तो सार्क यानी दक्षिण के, श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इनकी राजधानियां हम जान लेते हैं। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी, ये है इसकी राजधानी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसे भी आप लोग ऐसे से याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी कहेंगे तो थिम्पू हो जाएगा। नेपाल कहेंगे तो काठमांडू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश कहेंगे तो ढाका हो जाएगा। फिर अगर पाकिस्तान कहेंगे तो इस्लामाबाद हो जाएगा, इस्लामाबाद हो जाएगा। फिर हम अगर कहेंगे मालदीव कहेंगे तो इसकी राजधानी माले हो जाएगी, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मालदीव माले हो जाएगा, पाकिस्तान इस्लामाबाद, बांग्लादेश ढाका, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू। उसके बाद है भारत नई दिल्ली, और आपको श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी, इसकी क्या है, तो राजधानियां हैं। और सदस्य देश में अगर बात करेंगे तो श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको मालदीव, अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य देश है सार्क के। तो ये आपको सार्क का संक्षेपण क्लियर हो गया। आप इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर और आप पढ़िएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। यहाँ पे आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, आई के गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे इंदिरा गांधी अगर हम बात करेंगे तो इनका 10 सूत्री भी कार्यक्रम है, और आपको 10 सूत्री और 20 सूत्री दोनों हो जाएगा। अब दोनों याद रखिएगा, 10 सूत्री भी याद रखिएगा और 20 सूत्री भी याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का यह आपको 20 सूत्री भी पेश की है और 10 सूत्री कार्यक्रम भी पेश की है। वहीं पे राजीव गांधी का अगर बात करेंगे तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम क्या किए हैं, आपको पेश किए हैं। ठीक है, तो दोनों का याद रखिएगा। राजीव गांधी 5 सूत्री कार्यक्रम पेश किए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी 10 सूत्री और 20 सूत्री दोनों कार्यक्रम पेश की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छा से क्लियर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न अब क्या कर है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे क्या कर है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा जो है वो प्रथम अध्यक्ष से हम जानते हैं पहले कि लोकसभा प्रथम बार कब हुआ था, तो 1952 से 1957 इसका पहला कार्यकाल है। ठीक है, लोकसभा का पहला कार्यकाल 1952 से 1957 है। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जयप्रकाश नारायण, जीबी मावलंकर, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, यानी आपको गणेश वासुदेव जो मावलंकर है, यानी इनका पूरा नाम क्या है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो जी हैं वो क्या है, आपको लोकसभा के पहले बैठक मतलब पहले अध्यक्ष हैं।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी लोकसभा के प्रथम आपको स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। पहली लोकसभा 1952 से 1957 हुआ है। यहाँ से आपको करंट में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में जो अभी लोकसभा का आपको मतलब खत्म हुआ है लोकसभा का, उसमें लोकसभा का जो आपको 2024 में वो कैमी लोकसभा था, तो वो था 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा क्या था, तो आपको 2024 में हुआ है। 18वीं लोकसभा 2024 में हुआ है। और आपको पहली लोकसभा 1952 में हुआ था, जिसमें आपको गणेश वासुदेव मावलंकर आपको चुने गए थे अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान स्पीकर कौन है, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो अभी 18वीं लोकसभा आपको संचालित हो रहा है, उसके लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो उसका नाम है ओम बिरला। उनका क्या नाम है, ओम बिरला। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। अभी 2024 में 18वीं लोकसभा मतलब आपको चुना गया है। उसके बाद पहली लोकसभा जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, आपको जेवी मावलंकर उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटिकल यानी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था वो आज यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका है। इसी 51 में आपको बहुत ही आपको अंदर तक बताया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। कम से कम इसमें से आप अगर क्वेश्चन छाट छाट के बनाइएगा, जिस हिसाब से हम आपको बताए हैं, अगर उस हिसाब से आप बनाइएगा तो कम से कम आपका 120 125 ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, अगर 120-25 नहीं निकलेंगे तो 105 110 के आसपास जरूर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से रीड कीजिए। इस चारों सीरीज को, इस पांचों सीरीज को डाल दिया जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से परचेज कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर वीडियो पर 33 मिनट यानी 40 मिनट के अंदर हर वीडियो को बनाया गया है, इसलिए आप उसे आराम से अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि आधा घंटा एक मतलब सामान्य स्टूडेंट पढ़ सकता है। ठीक है, एक लगातार आधा घंटा आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। अगर आप लोग हमारे जो चैनल पे हैं वो थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिएगा इस वीडियो पर कि हम क्या मतलब आपको कुछ गलत लगा या सही लगा, कहाँ त्रुटि हुई है, उसे हम अगले यानी हिस्ट्री जो हम बताएंगे, यानी आप फिर पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन कुछ और सीरीज कराएंगे, उसमें आपको सुधार कर बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो 5 क्लास है यानी 1 to 5 इसमें आपको लगा क्लास खत्म होने में कितना, तो 1 से 51 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से